हे गाइस, मैं उदय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है। तो देखो, एनएमआर का ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये जो केमिकल शिफ्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में लिखो, यानी कि कौन कौन से फैक्टर केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम कितना कुछ जानते हैं एनएमआर के बारे में, यानी कि इतना जानना हमारा ज़रूरी है केमिकल शिफ्ट को समझने के लिए। तो बेसिक, अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो हम इतना जान चुके हैं कि किसी भी अननोन कंपाउंड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एनएमआर में हम इतना जानते हैं कि जब भी किसी भी अननोन कंपाउंड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एन है, ये एस पोल है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी अननोन कंपाउंड को रखते हैं तो उस अननोन कंपाउंड के अंदर जितने भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ज़्यादातर हम डील करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के साथ ही डील करना होता है, क्योंकि C13 एंड जो C13 न्यूक्लियाई है, C13 न्यूक्लियस है, वो भी एनएमआर एक्टिव होता है, लेकिन C13 के अबंडेंस यानी कि ये केवल बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में 0.001 या 2% प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो हम डील करते हैं केवल H1 एनएमआर, H1 यानी कि हाइड्रोजन के साथ डील करते हैं। तो किसी भी अननोन कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है। तो देखो, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर N है, ठीक है, यहाँ पर S है, तो मैं केवल एक, देखो कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक न्यूक्लियाई के साथ डील करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन का, मान लो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इस तरीके से अगर ये रोटेट करता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर रोटेट करेगा और हम जानते हैं न्यूक्लियस है, तो इस जो थंब है हमारा वो एन डायरेक्शन को शो करेगा और यहाँ पर एस आएगा। तो ये क्या है, ये विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस हो गए, यानी कि जब भी हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंपाउंड को रखते हैं तो उसमें जितने भी एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादातर हम डील करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन जो है, जितने भी हाइड्रोजन है वो लगभग हाइड्रोजन यानी कि 95% हाइड्रोजन विद द फील्ड अलाइंस हो जाएंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में हमारे जितने भी हाइड्रोजन के एटम है वो उसके न्यूक्लियस अलाइंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो यहाँ पर अब ये स्पिन नहीं करता है, स्पिन होता है इस तरीके से ये होता है स्पिन। अब ये करता है प्रेसेशन। प्रेसेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। प्रेसेशन ये होता है, ठीक है, ये है प्रेसेशन। ठीक है, इस तरीके से प्रेसेशन करता है कोई भी न्यूक्लियाई। तो जब इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी भी न्यूक्लियाई को, तो वो प्रेसेशन करता है। प्रेसेशन इस तरीके से होता है और इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये प्रेसेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितना ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेसेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो प्रेसेशन कर रहा है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई वो तेज गति से प्रेसेशन करेगा, जिससे देखो क्या होगा, अब मुझे इसका प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि एक तो देखो इस तरीके से प्रेसेशन करें और एक इस तरीके से प्रेसेशन करें हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, तो इस तरीके से जब प्रेसेशन करेगा धीरे धीरे तो उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी कम रहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में रेडियो वेव की कम फ्रीक्वेंसी पर ये फ्लिप कर जाएगा, यानी कि इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी मान लो धीरे धीरे कर रहा है, इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी 50 सेंटीमीटर इनवर्स है और मैं जब रेडियो वेव की 50 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी डाल दूंगा तो ये इस तरीके से घूम रहा था, अब ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। यानी कि पहले ये विद द मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था, इस तरीके से प्रेसेशन कर रहा था, अब ये इस तरीके से फ्लिप करके अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और यहाँ पर प्रेसेशन
प्रेसेशन करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है वो 100 सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी कि उसकी डबल है, तो तेज गति से प्रेसेशन करेगा इस तरीके से। जब ये प्रेसेशन तेज गति से करेगा, 100 सेंटीमीटर इनवर्स की इसकी फ्रीक्वेंसी है प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, तो जब मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 100 सेंटीमीटर इनवर्स कर दूंगा तब ये ऑब्जर्व करेगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, जिससे ये ऑब्जर्व करेगा उस 100 सेंटीमीटर इनवर्स को और फ्लिप करके यहाँ पर अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा और प्रेसेशन करेगा तेज गति से, उतनी ही गति से। ठीक है, तो यानी कि जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है, ये प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, गति मान लो आप, गति बढ़ जाएगी उसकी इस तरीके से घूमने की। तो जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हाई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व करेगा। हाई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं ना इस तरीके से, तो यहां पर होता है हमारा टीएमएस मतलब टेट्रामिथाइल सिलेन। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस होता है, इसके रेस्पेक्ट में हम कोई भी स्पेक्ट्रा लेते हैं। तो देखो ये भी सिग्नल देता है, ये हाईली सिल्डेड होता है। सिल्डेड डिसिल्डेड क्या होता है, सिल्डेड का मतलब प्रोटेक्टेड और डिसिल्डेड मतलब डी प्रोटेक्टेड। तो देखो ये जो होता है ये पहले ये इसे इसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर हम डेल्टा, ये डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की पीपीएम में वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू का एक हमारी यूनिट होती है इनको मापने की। ठीक है, यहाँ पर सिग्नल जो आएंगे ना उनको मापने की। तो यहाँ पर ये तो है हमारा अप फील्ड, इसे बोलते हैं अप फील्ड, ये होता है अप फील्ड, और जैसे जैसे इधर जाएंगे वो होता है हमारा डाउन फील्ड। ठीक है, तो अप फील्ड से जब हम डाउन फील्ड की तरफ जाएंगे तो ये वैसे वैसे हमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारी जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस कराना है हमें, तो रेजोनेंस कराना है तो इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी को हमारे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है। जब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व करेगा एनर्जी, रेडियो वेव की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और फ्लिप कर जाएगा, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा, और हमारा जो डिटेक्टर है वो बता देगा, वो सिग्नल दे देगा कि हाँ इतने पीपीएम पर, इतने मान लो 3 पीपीएम पर हमारे न्यूक्लियस ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, रेडियो वेव को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो जहां जैसे देखो डाउन फील्ड में क्या होता है, डाउन फील्ड में हमारी जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी होती है ये ज्यादा होती है, उस कंडीशन में हमारा जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की देनी पड़ती है। अप फील्ड, देखो अप फील्ड का मतलब क्या होता है, इस अप फील्ड में क्या होता है, प्रेसेशन जो होता है न्यूक्लियस का वो धीरे होता है। अब धीरे प्रेसेशन होगा तो हमें कम रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी वो धीरे है, इसे फ्लिप कराने के लिए अब हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो 50 सेंटीमीटर इनवर्स देने पर ये ऑब्जर्व करके यहां पर पहुंच जाएगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है तो हमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज यानी कि इसके बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटम में हर एक चीज फिक्स होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी 100 सेंटीमीटर इनवर्स है और मैं वहां से यानी कि रेडियो वेव डाल रहा हूं 99 सेंटीमीटर इनवर्स की, तो ये ऑब्जर्व नहीं करेगा। सारी की सारी जो 99 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको बाहर फेंक देगा और डिटेक्टर बता देगा 99 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है, यानी कि हमारे न्यूक्लियस ने एक सेंटीमीटर इनवर्स को भी ऑब्जर्व नहीं किया है। तो जैसे ही हम 100 सेंटीमीटर इनवर्स करेंगे उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को, वैसे ही इसकी मैच कर जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 100 सेंटीमीटर इनवर्स है प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, वो भी हम अब 100 सेंटीमीटर इनवर्स डाल रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व कर लेगा और हमें हमारा डिटेक्टर बता देगा कि इस पॉइंट पर यानी कि इस 100 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमारे इस न्यूक्लियस ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, यानी कि इस तरफ हमारी जो
पीक है वो बता दे कि इस पीक पर हमारे न्यूक्लियस ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, यानी कि इस पीक पर एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला गया है। ठीक है, वो पीक से ही हमें पता चल जाएगा, वो पीक हमें बहुत कुछ बताती है। और देखो हमें पता है कि एक कंपाउंड में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्या वो सारे के सारे एटम एक ही सिग्नल देंगे? देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, एक ही सिग्नल देने चाहिए लेकिन एक सिग्नल आता नहीं है। कंपाउंड में कई तरीके के हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन तो एक है, हाइड्रोजन तो पता है हमें, हाइड्रोजन होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है ये हमें बताता है डीशिल्डिंग, शिल्डिंग। इससे क्या होता है, हर एक प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देता है, अलग अलग पीक पर सिग्नल देता है, अलग अलग सिग्नल अलग अलग जगह पर सिग्नल मिलते हैं, कोई अप फील्ड में देते हैं, कोई डाउन फील्ड में देते हैं। डाउन फील्ड में क्या होता है, डाउन फील्ड में हमारी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिससे हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा देनी पड़ती है, जिससे हमारा रेजोनेंस देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी अगर प्रोटॉन है इस तरफ सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इसलिए उस प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए हमें हाई रेडियो वेव्स का जरूरत पड़ी। ठीक है, तो और इधर जो है, इधर अप फील्ड पर वो प्रोटॉन सिग्नल देंगे जिनकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कम थी। अब कम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी पर हमें मैच कराने के लिए, मान लो यहां पर कम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है, कम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इनवर्स इतनी है। ठीक है, तो इतनी है तो हमें 40 सेंटीमीटर इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक तो ज्यादा हो एक कम हो, अब कम होगा तो कम फ्रीक्वेंसी देते हैं, यानी कि उतनी की उतनी फ्रीक्वेंसी 40 सेंटीमीटर इनवर्स देते ही ये तुरंत हमारा रेजोनेंस शो करा देगा और हमें सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो अप फील्ड में याद रखना कम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी होती है। अप फील्ड में कोई भी प्रोटॉन अगर सिग्नल दे रहा है तो वो याद रखना आप, उसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कम है। और डाउन फील्ड में अगर कोई भी प्रोटॉन सिग्नल दे रहा है उसका मतलब होता है उसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट क्या बताने वाला है हमें, तो देखो इतना कुछ समझने के बाद अब आपको ये केमिकल शिफ्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप बात करते हैं कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है। देखो द डिस्टेंस ऑफ सिग्नल इन H1 NMR फ्रॉम रेफरेंस इज केमिकल शिफ्ट। तो जो डिस्टेंस होती है वही है केमिकल शिफ्ट, यानी कि जो हमारा सिग्नल आएगा, मान लो 4 ppm पर हमारा यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ठीक है, ये है हमारी केमिकल शिफ्ट। द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटॉन एक्सप्लेन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए प्रोटॉन। यानी कि केमिकल शिफ्ट जो आता है, यानी कि हमारा जो सिग्नल है वो 4 पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है, इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं कि वो हमारा जो प्रोटॉन है उसका नेचर क्या है, वो एरोमेटिक प्रोटॉन है, एलिफेटिक प्रोटॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, और उस कंपाउंड के बारे में भी, स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगाने में काफी हेल्पफुल होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन का सिग्नल आ रहा है वो हमें केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में भी बताता है कि उस प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में भी हमें बताता है। वो आगे चीजें आप समझते जाओगे जैसे जैसे हम इस पूरे केमिकल शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट के फैक्टर अफेक्टिंग को पढ़ेंगे ना, सारी डिटेल से समझते जाओगे आप। बस इन चीजों को आप ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। द नंबर ऑफ सिग्नल टेल अस द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन H1 इन ए मॉलिक्यूल। यानी कि जो सिग्नल होते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं, यानी कि एक सिग्नल आ रहा है या 2 सिग्नल, हमें पता है। देखो एक सिग्नल यानी कि अगर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है एक ही तरीके का, तो यहाँ पर एक सिग्नल आएगा। एक ही प्रोटॉन है अगर हमारे मॉलिक्यूल में, अगर एक तरीके के हमारे पास 4 प्रोटॉन हैं तो उसकी पीक थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि वो हमें सिग्नल बताता है कि हमारे पास इस NMR, इस कंपाउंड में 4 तरीके के प्रोटॉन हैं, 4 एक जैसे ही प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन का सिग्नल है, इसकी जो पीक है, ये हमें बताती है कि हमारे पास कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ ए सिग्नल इन NMR help us to known
नेचर ऑफ ए प्रोटोन एरोमेटिक और एलिफेटिक, यानी कि H1NMR में जो पोजीशन आती है, सिग्नल की जो पोजीशन आती है 7 पर आएगी, 8 पर आएगी, 9 पर आएगी, 15 ppm पर आएगी, कि जो प्रोटोन का जो सिग्नल आ रहा है वो हमें बताता है कि ये प्रोटोन जो है ये एरोमेटिक प्रोटोन है या फिर एलिफेटिक प्रोटोन है। क्योंकि एरोमेटिक जो प्रोटोन होते हैं वो 8, 9, 10 या फिर 15, 7 या फिर देखो 5 से ऊपर ही मिलेंगे, 6, 5 या 6 से ऊपर ही सिग्नल देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोजन एटम या फिर एरोमेटिक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो एलिफेटिक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो 6 से नीचे देते हैं सिग्नल, ठीक है। The value of chemical shift for a proton can be different. It is only depends on chemical environment of a प्रोटोन। ये हम देख चुके हैं कि जो केमिकल शिफ्ट होता है किसी भी प्रोटोन का, ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियाई के, उस प्रोटोन के एनवायरनमेंट पर, केमिकल एनवायरनमेंट पर, कि उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। यानी कि वो जो न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई किन किन चीज़ों से, किन किन एटम से घिरा हुआ है वो डिपेंड करता है। वो सिग्नल जो आता है उससे पता लगा लेते हैं हम कि एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, कि जो हमारा प्रोटोन है वो किस तरीके के एटम से घिरा हुआ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, किस तरीके के एटम से घिरा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन हमें वो सिग्नल बता देता है, वो सिग्नल दे देता है, ठीक है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटोन कैन बी एक्सप्लेन बाई शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग, यानी कि जो केमिकल शिफ्ट होता है वो डीशिल्डिंग और शिल्डिंग, इन दो फिनोमिना के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो पहली चीज शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है और डीशिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शिल्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डीशिल्डिंग का मतलब होता है डी प्रोटेक्शन। इसमें काम क्या होता है, इसमें हमें एक न्यूक्लियाई होता है, वो न्यूक्लियाई का हमें पता है इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, इसलिए वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। जो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, अगर इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ठीक है एन, यहाँ पर एस, ये तो है हमारा न्यूक्लियाई, कौन सा, हाइड्रोजन का, प्रोटोन है ये, ठीक है, जो कि विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस है। अब ये जो न्यूक्लियाई है ये भी कई सारे प्रोटोन, कई सारे इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विद द मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसे डी प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि डीशिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अगर विद द मैग्नेटिक फील्ड न होकर के अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसे देखो इस तरीके से समझते हैं, मान लो यहां पर ये न्यूक्लियाई है, ये है एन, ये है एस, यहां पर मैं डाल रहा हूं एन, यहां पर एस, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, यहां पर देखो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से समझते हैं इसे, ठीक है। अब ये है, यहाँ पर हमारा S है, यहाँ पर है हमारा N, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है N, यहाँ पर है S, एक ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये तो विद द मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1.41 टेस्ला, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूँ 1.41 टेस्ला। अब ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं जो कि इसे अपोज करेंगे। ये देखो 1.41 टेस्ला जितना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि अपोज करते हैं। अब मान लो ये बहुत कम, देखो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसलिए थोड़ा ये अपोज कर देते हैं, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसे 1.41 टेस्ला नहीं मिल पाता है। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उस दिशा में नहीं है, यानी कि अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलायंस है, तो उस कंडीशन में हमारे न्यूक्लियस को उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा जितना मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डीशिल्डिंग इफेक्ट। अब इससे क्या होगा, मैं डाल रहा हूं 1.41 टेस्ला, इसे मिल रहा है थोड़ा कम, इसे मान लो 1 टेस्ला ही मिल रहा है, तो इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी।
जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इसके चारों तरफ, वैसे वैसे हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे सराउंडिंग में, वैसे वैसे इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी धीरे होती रहेगी। अब प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी धीरे हो रही है तो मुझे रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम यूज लेनी पड़ेगी, यानी कि लो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर ये सिग्नल दे देंगे। तो लो रेडियो वेव की जब फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल देंगे तो इसे बोलते हैं डीशिल्डिंग, यानी कि डीशिल्डिंग मतलब डी प्रोटेक्टेड। अब इससे हम प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं शिल्डिंग। ठीक है, ऐसे शिल्डिंग बोलते हैं। शिल्डिंग मतलब कवर। देखो यहाँ पर इसने कवर बना लिया है इस न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस को कवर्ड कर लिया है, यानी कि जो 1.41 टेस्ला है वो इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने दे रहे। इसी को शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी डीशिल्डिंग इफेक्ट नहीं बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे जो सिग्नल आएंगे वो अप फील्ड में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो 1.41 टेस्ला नहीं ले पा रहा है। किस वजह से? इस वजह से कि जो हमारे न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अलाइंस नहीं है, वो अपोज कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे 1.41 टेस्ला यानी कि कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और हमें पता है कि जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है इस न्यूक्लियस की वो डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर। अब इस पर 1.41 टेस्ला नहीं पहुंच पा रहा, कम पहुंच पा रहा है, जिससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसे कम मिल रहा है, जिससे इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी भी धीरे होती है, जिससे ये प्रेसेशन ये कम धीरे प्रेसेशन करेगा। अब इससे क्या होगा, हमें रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, लो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिससे ये अप फील्ड में सिग्नल दे देता है। ठीक है, इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं ना, इन चीजों को आप ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूं पूरी एनएमआर को समझने के लिए। ठीक है, ये है हमारा शिल्डिंग इफेक्ट। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो यहां पर ये एन, यहां पर एस, देखो ये एन और एस कैसे बनते हैं, ये पिछली वीडियो में बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसमें हम देख चुके हैं। ये डिपेंड करता है इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये है हमारा एस, ये एन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एन, ये एस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूं 1.41 टेस्ला, इस न्यूक्लियाई को 1.41 टेस्ला से ज्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो मैं 1.41 टेस्ला डाल रहा हूं, लेकिन कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कुछ जनरेट कर रहे हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये विद द मैग्नेटिक फील्ड अलायंस है। दूसरी चीज, इस पर जो डल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो डल रहा है वो यहां तक जब पहुंचाएंगे ये 1.41 टेस्ला से ज्यादा पहुंचाएंगे। 1.41 टेस्ला तो इसे डायरेक्ट मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे वो भी इन्हें मिलेगा, यानी कि टोटली अगर बात करें तो उस कंडीशन में ये कवर करके रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कवर करके रखते हैं। इस कंडीशन में, डीशिल्डिंग की कंडीशन में क्या होता है, 1.41 टेस्ला से ज्यादा ये इस न्यूक्लियाई को दे देते हैं, क्योंकि ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करते हैं, जिससे इस न्यूक्लियाई की प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो न्यूक्लियाई है वो हाई रेडियो वेव्स पर प्रेसेशन रेजोनेंस शो करेगा। इस कंडीशन में हमारा सिग्नल डाउन फील्ड में आएगा, यानी कि इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखो हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें स्पेक्ट्रा मिल गया, अब इस पे स्पेक्ट्रा से हमें पता चल गया कि डाउन फील्ड में आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन डीशिल्डेड है, यानी कि उसका कोई शिल्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा, वो डीशिल्डेड फील कर रहा है। और अगर अप फील्ड में आता है तो उसका मतलब है कि वो जो प्रोटॉन है जिसका सिग्नल आया है, यानी कि इसका सिग्नल यहां आया है, तो यहां पर यानी कि ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन शिल्डिंग फील कर रहा है, यानी कि प्रोटेक्टेड फील कर रहा है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है उसको अपोज कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, इस पर उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं पड़ने दे रहे जितना मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सिग्नल का मतलब ये है। तो देखो एक स्पेक्ट्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये होता है। अगली चीज, इसे मिटा देते हैं पहले। यही हमारा डीशिल्डिंग और शिल्डिंग यही है हमारा। ठीक है, अब इसे समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके से सिग्नल लेते हैं,
TMS जो होता है वो हाईली शिल्डेड होता है, इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो हाईली शिल्डेड। देखो TMS की जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर सिलिकॉन होता है, यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर CH3 होता है, ये CH3, ये CH3। तो देखो यहाँ पर सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम है वो सेम ही है। अब सारे हाइड्रोजन एटम सेम है तो एक ही सिग्नल देंगे और वो काफ़ी इंटेंस होगा। और देखो हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी डीशिल्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, यानी कि देखो डीशिल्डिंग का मतलब क्या होता है, डीशिल्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो किस तरीके के एटम से घिरा हुआ है। अगर मान लो कोई एटम, ये जो न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, इस न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं जो सिग्नल देगा, वो प्रोटॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो उसके चारों तरफ, उस प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो देखो मैं इस तरीके से बात करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन, ये Cl। अब देखो Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन चुका है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इसकी जो ये बॉन्ड की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट न रह करके कुछ इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये हाइड्रोजन है ये डीशिल्डिंग फील करेगा, यानी कि यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जिससे ये अप फील्ड, ये डाउन फील्ड में सिग्नल देगा, ठीक है। यहाँ पर का हाइड्रोजन जो है, सारे के सारे हाइड्रोजन शिल्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन का, यहाँ पर कोई भी डी प्रोटेक्शन काम में नहीं आ रही है। सारे के सारे हाइड्रोजन हाईली शिल्डेड हैं, हाईली शिल्डेड, यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन 3 3 6, यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, ये सारे के सारे 12 जो हाइड्रोजन एटम है ये हाईली शिल्डेड है। हाईली शिल्डेड है तो एक सिग्नल आएगा और वो भी पहले नंबर पर आएगा, यानी कि इसीलिए इसको रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड में डालने के लिए यूज करते हैं। TMS के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल से समझा दूंगा कि TMS होता क्या है। पहला इतना समझ लो कि ये हाईली शिल्डेड होता है और एक हाईली इंटेंस पीक देता है, जिसके रेफरेंस में हम सारे के सारे सिग्नल्स लेते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अब इनके बारे में बात कर लेते हैं हम कि ये होते क्या हैं। शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एज वी नो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस जनरेट सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है न्यूक्लियाई होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, सो ये जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और यही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है, यानी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। यानी कि जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नहीं है, उसके अपोजिट है, उसी को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू शिल्डिंग प्रोटॉन गिव्स द सिग्नल टुवर्ड्स अ फील्ड, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट जो जिन एलिमेंट्स, जिन एटम्स में होता है शिल्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट, वो एटम्स, वो न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई अगर शिल्डेड है तो वो अप फील्ड में सिग्नल देंगे। इसे हम इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये जो एसिटिलीन होती है, इस एसिटिलीन में ये जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन 2 से 3 ppm पर सिग्नल देते हैं। क्यों कि देखो, जब भी हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से ही समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर देखो दो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। अब 2 पाई बॉन्ड होते हैं, वो 2 पाई बॉन्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उन 2 पाई बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट करेंगे, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो 2 तरीके से दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, जो कि टोटली कंबाइंड होकर के एक ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और जो थंब है हमारा, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल को शो करेगा, और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल होगा। और यहाँ पर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे की तरफ, अब हमें पता है ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ हमारा ऊपर की तरफ हमारा साउथ पोल है, नीचे की तरफ हमारा नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल से हमारे
नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाती हैं। तो जब ये इस तरीके से निकलेंगी तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है इन पर 1.41 टेस्ला नहीं पड़ पाएगा। यानी कि अगर मैं 1.41 टेस्ला डाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इन इलेक्ट्रॉनों पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये यहाँ पर अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, जिससे ये हाइड्रोजन जो एटम है ये हाइड्रोजन एटम 1.41 टेस्ला को नहीं ले पाएंगे। यानी कि इन्हें 1.41 टेस्ला नहीं मिल पाएगा, जिससे ये प्रोटॉन शिल्डिंग इफेक्ट फील करते हैं, शिल्डेड फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जिससे ये अपफील्ड के अंदर अपफील्ड में ये सिग्नल देते हैं। क्योंकि देखो इन प्रोटॉन्स का जो प्रेसिशन होगा वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला है लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपोजिट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। इसी को हम शिल्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। और डीशिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? डीशिल्डिंग इफेक्ट में क्या होता है वो देखते हैं। If the direction of applied magnetic field and induced magnetic field is opposite to each other, then it is called de-shielding। यानी कि अगर हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट नहीं आ रही है तो सेम ही आएगी फील्ड इज सेम टू ईच अदर। यानी कि अगर हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है उनका जो मैग्नेटिक उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उनकी डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अगर सेम है, एक ही दिशा में है, तो उसी को हम बोलते हैं डीशिल्डिंग। ठीक है, ड्यू टू डीशिल्डिंग प्रोटॉन गिव्स द सिग्नल टुवर्ड्स द डाउन फील्ड एंड डेल्टा वैल्यू इज हाई। यानी कि इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 0 1 1 2 3 यानी कि डेल्टा ये जो होती है ये डेल्टा वैल्यू होती है और डेल्टा वैल्यू बढ़ती जाती है डाउन फील्ड में अगर सिग्नल आता है तो। यानी कि जो डीशिल्डेड प्रोटॉन होते हैं वो डाउन फील्ड में अगर डाउन फील्ड में सिग्नल देते हैं डेल्टा वैल्यू उनकी हाई होती है। और क्या होता है ये होता है इन द डाउन फील्ड प्रोटॉन फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं 1.41 टेस्ला डाल रहा हूं तो जो डीशिल्डेड प्रोटॉन है उन्हें 1.41 टेस्ला से ज़्यादा मिलेगा। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। डीशिल्डिंग कैन बी अंडरस्टैंड बाई फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि डीशिल्डिंग को हम इस फॉलोइंग डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जो हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन हमारे 5 से 6 ppm पर सिग्नल देते हैं, यानी कि डाउन फील्ड में सिग्नल देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटॉन है ये डीशिल्डेड प्रोटॉन है, यानी कि इनकी जो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी है वो तेज है, ज़्यादा है। अब देखो इसे कैसे समझते हैं, इसे देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्डिंग है ये पाई बॉन्ड्स किस तरीके से होते हैं, इन पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये है हमारे पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है हमारे, ये पाई बॉन्ड है, इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ना ये है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं, जैसे हमने इसमें देखा ना ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये सर्कुलेट करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये सर्कुलेट करते हैं। अगर ये सर्कुलेट इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से जब ये सर्कुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा साउथ पोल, नीचे आएगा हमारा नॉर्थ पोल। तो जब ऊपर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल आएगा तो इस तरीके से हमारी इस मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। तो इस तरीके से जब मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी तो सोच के देखो, जब इस तरीके से निकलेंगी तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पर वो तो शिल्डेड फील करेगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा कोई भी प्रोटॉन, लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो तो डीशिल्डेड फील करेगा, यानी कि डीशिल्डिंग फील करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पर देखो एन की डायरेक्शन में ये है और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी विद द मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर है हमारा N, यहाँ पर है S। अब देखो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ S, यहाँ पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर तो अपोजिट है लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट है
तो वो डीसिल्डिंग फील करेगा। लेकिन अगर कोई भी प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है वो सिल्डिंग फील करेगा, उसका सिग्नल आएगा अप फील्ड में, इसका सिग्नल आएंगे डाउन फील्ड में। ठीक है, यही है हमारी डीसिल्डिंग। इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। सारा खेल ज्योमेट्री का है। अब ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है हम पता लगा सकते हैं। अब देखो एथीन और एथाइन इन दोनों में हम पता लगा सकते हैं, यानी कि एसिटिलीन और हम एथीन का पता लगा सकते हैं कि इनमें जो सिग्नल आए हैं इनके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, हमारे मॉलिक्यूल का नेचर, हमारे मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है उनका नेचर क्या है। अब देखो ये प्रोटॉन डीसिल्डिंग की वजह से 5 से 6 ppm पर सिग्नल दे रहे हैं। अब इसे देखो एक बार और समझा देता हूं मैं कि यहाँ पर देखो ये प्रोटॉन है, सॉरी ये जो है ये एथीन की पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से होती है, उससे ही आपको समझ में आएगा। ये कार्बन यहाँ पर इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर। अगर ध्यान से देखें ये होता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ये अगर इस तरीके से सर्कुलेट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे रोटेट, इस तरीके से स्पिन करेंगे, घूमेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ऊपर की तरफ क्या साउथ पोल, ऊपर की तरफ साउथ पोल शो करेंगे और नीचे ऊपर की तरफ साउथ पोल होगा हमारा और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हमारी लाइंस निकलेंगी। अब इस तरीके से लाइंस निकलेंगी तो सोच के देखो यार, यहाँ पर मैं एन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा एस होता है, यानी कि यहाँ पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि एन से एस की तरफ मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो देखो यहाँ पर इस तरीके से निकल रही है मेरी लाइंस, स्पेक्ट्रल सॉरी मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से निकल रही है। तो यहाँ पर कोई भी अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो तो सिल्डिंग फील करेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोटॉन होगा वो डीसिल्डिंग फील करेगा। तो देखो यहाँ पर ये प्रोटॉन डीसिल्डिंग फील करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला है उससे ज़्यादा इसको मिल रहा है, जिससे इसके प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मुझे ज़्यादा रेडियो वेव्स, ज़्यादा हाई रेडियो वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी इसे रेजोनेंस में लाने के लिए, इस प्रोटॉन को। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, यही है डीसिल्डिंग, सिल्डिंग। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग अबाउट डीसिल्डिंग यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।